नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। कानून और आप पे आपको अली बुखारी खुशामदीद कहता है। अपना प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, प्रोग्राम शुरू करते हैं हमेशा की तरह कुछ अपडेट्स के साथ। लेकिन अपडेट से पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया करता चलूँ जिनसे मैनचेस्टर में मुलाकात हुई, जिनसे ईस्ट लंदन में मुलाकात हुई। जैसा मैंने लास्ट वीक अनाउंस किया था कि अब हमने अपनी ईस्ट लंदन की सर्जरीज भी शुरू कर दी, यानी हम ईस्ट लंदन में भी अपॉइंटमेंट्स करते हैं और अपने दफ्तर में तो होती हैं, और इसके अलावा मैनचेस्टर और बर्मिंघम की अपॉइंटमेंट्स करते हैं। हस्बे वादा, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम कहा था, अगले हफ्ते यानी अगले सैटरडे को, ये जो अब सैटरडे आ रहा है, बर्मिंघम में लोगों से मुलाकात होगी। सो जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग मिलना चाहते हैं, ऑब्वियसली कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर बर्मिंघम में मुलाकात होगी। सो दिस नेक्स्ट वीकेंड विल बी बर्मिंघम। अब शो की तरफ चलते हैं, अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। कुछ नए केसेस आए हुए हैं, कुछ नई अनाउंसमेंट्स आई हुई हैं। एक जो थोड़ी सी हैवी अनाउंसमेंट कह लें, वो ये है कि होम ऑफिस की तरफ से जो एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस लाई जा रही है, जो इस गवर्नमेंट की तरफ से शुरू से एक वो इंटेंशन जाहिर की जा रही थी, वो उसके बारे में है। इंटेंशन क्या थी कि जी हमने माइग्रेंट्स को कम से कम करना है, हमने इमिग्रेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सख्त करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स में चेंजेस लेकर आनी है ताकि कम लोग आए यहाँ पे, और जो यूके की अपनी पॉपुलेशन है और जो अपने लोग हैं वो यहाँ के बेनिफिट सिस्टम से, यहाँ की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। अब उस चीज़ के लिए जो एक पैराग्राफ हम यूज़ करते थे अपने केसेस के अंदर, अक्सर मैंने अपने तमाम एप्लीकेशंस के अंदर मैं इसका हिस्सा बनाता हूं, क्योंकि ये एक पैराग्राफ ऐसा है जिसमें जो तमाम फैक्टर्स आते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। पैराग्राफ 395C का जिक्र कर रहा हूं। 395C के अंदर हम हमेशा बात करते होते हैं कि एज ऑफ द एप्लीकेंट क्या है, उसकी कोई सर्कमस्टांसेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शंस क्या हैं, उसने टाइम कितना गुजारा यूके में, कोई उसकी डोमेस्टिक सर्कमस्टांसेस हों, कोई उसकी क्रिमिनल कन्विक्शंस हों। अगर ऐसी चीजें हैं, जो भी फैक्टर्स आते हैं बीच में, उन फैक्टर्स के ऊपर हम बात करते हैं और फिर वो उस बैलेंसिंग एक्सरसाइज के बाद हम कहते हैं कि जी ये सब कुछ कंपेयर करने के बाद हम समझते हैं कि इसको यहां पे स्टेटस मिलना चाहिए। और होम ऑफिस की पोजीशन ये होती है कि जी हम उन्हीं फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए समझते हैं कि इसको स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। एनीवे, पैराग्राफ 395C को खत्म किया जा रहा है, डिलीट किया जा रहा है, और ये अनाउंसमेंट की गई है कि 13th ऑफ फरवरी 2012 से इसको डिलीट कर दिया जाएगा और ये इमिग्रेशन रूल्स का हिस्सा नहीं रहेगा। इसका जो इफेक्ट होगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जो मैं जिस चीज पे मुझे थोड़ा सा अफसोस है वो ये कि ये बहुत अच्छा पॉइंट एक चलने वाला प्रोसेस था जिसको हम चला के और प्रॉपर्ली केस को एक्सप्लेन करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर पैराग्राफ 395C को खत्म कर दिया गया तो हम इसके ऊपर अब आर्ग्यू नहीं कर सकते, ऐसी बात हरगिज नहीं है। बिकॉज जो भी पार्लियामेंट की चेंजेस होम ऑफिस की तरफ से, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं, वो अभी भी सब्जेक्ट टू आर्टिकल 8 रहेंगी। यानी आर्टिकल 8 यानी ह्यूमन राइट्स के ऊपर उनको अभी भी हम आर्ग्यू कर सकते हैं। याद है मैंने हमेशा एक चीज कही है कि जो बच्चों की पॉलिसी थी 7 साल वाली, जिसको 2008-2009 में खत्म किया गया था, उसको खत्म कर देने का मतलब ये नहीं कि अगर बच्चों को यहां पे 7 साल गुजर गए तो उनको स्टेटस नहीं मिलेगा, बल्कि उसका मतलब ये हुआ कि अब हमने वो केसेस भी जीते हैं जहां बच्चों को यहां पे रहते हुए 5-6 साल हुए। 7 साल तक वो पहुंचे नहीं भी थे, तब भी हम उनके केसेस को जीतने में कामयाब हुए, इसलिए क्योंकि एक पॉलिसी की बजाय अब एक जनरल ह्यूमन राइट्स के ऊपर आपने आर्ग्यू करना था। उसी तरह से अब ये पैराग्राफ 395C को अगर पहली नजर देखी जाए कि जी इसको डिलीट कर रहे हैं, इसको खत्म कर रहे हैं, अब इन फैक्टर्स को नहीं देखा जाएगा, तो एक थोड़ा सा पैनिक फील होता है कि अब क्या होगा। लेकिन जब आप आर्टिकल 8 को देखते हैं, आप ह्यूमन राइट्स को देखते हैं, आप प्राइवेट लाइफ, फैमिली लाइफ, केसेस सच एज चिकवाम्बा है, कितने ही केसेस हैं, ब्यूको बेट्स हो गया, VW युगांडा हो गया, देयर सो मेनी केसेस जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं आर्टिकल 8 के लिए, कि अभी भी हम उसके ऊपर चल सकते हैं। सो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। अफसोस सिर्फ इस चीज का है कि बिल्कुल वो एक इंटेंशन क्लियर है कि हर तरह से खत्म किया जाए इमिग्रेंट्स को या उनके चांसेस को कि उनको यहां पे रहने की इजाजत दी जाए। जो भी उनके बस में है वो कर रहे हैं, और जो हमारे बस में है थ्रू कोर्ट्स वो हम लोग करते रहेंगे और उसी तरह से आगे लड़ते रहेंगे। इसी चीज में एक और बात कहता चलूं
कि एक पैराग्राफ 353 ऑफ द इमिग्रेशन रूल्स जो अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जो फ्रेश क्लेम्स के साथ डील करता है, उसके अंदर भी उसके साथ एक एडिशन लाई जा रही है। मैं आज देख रहा था, उसको पढ़ रहा था। अब पैराग्राफ 353B इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसके अंदर कोई नई चीजें डाली जाएंगी और उसके अंदर सिर्फ यह है कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स को कंसिडर करना है। अब पैराग्राफ 353 में पहले बताता चलूं क्या कहता है। अगर किसी ने असाइलम क्लेम किया, उसका असाइलम रिफ्यूज हो गया, रिफ्यूज होने के बाद वो अपील में गए, उनकी अपील भी रिफ्यूज हो गई, आगे से उन्होंने परमिशन टू अपील की एप्लीकेशन दी, वो भी रिफ्यूज हो गई, आगे से उन्होंने डायरेक्टली अपर टियर ट्राइब्यूनल में अपील कर दिया और वो भी रिफ्यूज हो गई, तो वो अपील राइट्स एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। अपील राइट्स एग्जॉस्टेड होने के बाद अगर वो फिर भी समझते हैं कि कोई फर्दर रिप्रेजेंटेशंस करनी चाहिए, या वो समझते हैं कि कोई ऐसी चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस है जिसकी बेसिस पे वो केस को जीत सकते हैं या जिसकी बेसिस पे वो केस को आर्ग्यू कर सकते हैं, तो फिर वो एप्लीकेशन करते हैं फ्रेश क्लेम के लिए और इसको पैराग्राफ 353 के तहत कंसिडर करना चाहिए और कंसिडर किया जाता है होम ऑफिस की तरफ से। अब जो 353B को इंट्रोड्यूस किया गया है, उस पर कुछ एडिशनल चीजें डाली गई हैं जो कि पहले नहीं होती थी और इसके अंदर चीजें जो आई है, कैरेक्टर, कॉन्डक्ट, एसोसिएशंस इंक्लूडिंग एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड, नेचर ऑफ एनी ऑफेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा, कंप्लायंस विद कंडीशंस। अब ये कंडीशंस की बात क्या आती है? फॉर एग्जांपल, एक बंदा यहां पर आया, उसने स्टूडेंट वीजा लिया, स्टूडेंट वीजा के ऊपर उसको 2 साल का वीजा मिला। अब वो 2 साल उसने गुजारे यहां पे, लेकिन कॉलेज नहीं गया और उसके बाद 2 साल के एंड पे उसने असाइलम अप्लाई कर दिया। सो असाइलम अगर उसका रिफ्यूज होता है, सारा कुछ खत्म होता है और वो फ्रेश क्लेम की तरफ जाता है, तो अब 353B के तहत उसके उस चीज को भी देखा जाएगा कि पहले जब ये स्टूडेंट था, क्या इसने एज अ स्टूडेंट अपना कोर्स कंप्लीट किया, क्या एज अ स्टूडेंट इसने कॉलेज को अटेंड किया। अगर नहीं किया तो दैट मींस ही वाज इन ब्रीच ऑफ कंडीशंस। अगर वो ब्रीच ऑफ कंडीशंस में रहा तो उसको आगे से इस पैराग्राफ के अंदर कंसिडर करके हो सकता है उसके फ्रेश क्लेम को इस बेस पे भी रिफ्यूज किया जाए। काफी चेंजेस आएंगी और कम से कम होम ऑफिस के जो वो स्टैंडर्ड रिफ्यूजल लेटर्स आते हैं उनको चेंज करना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली कोई और स्टैंडर्ड लेटर बन जाएगा, लेकिन फिलहाल उनको इसमें चेंजेस लानी पड़ेगी। तीसरी चीज, लेंथ ऑफ टाइम स्पेंट इन द यूके, उसको भी अब उनको कंसिडर करना है। अब ये चीज याद रखें कि ये जो सारे फैक्टर्स हम कंसिडर कर रहे हैं, अगर ब्रॉडली इनको देखा जाए तो ये सब चीजें वही हैं जो हम पैराग्राफ 395C के अंदर आर्ग्यू करते थे। अब 395C का नाम देने के बजाय इसको हम 353B के अंदर आर्ग्यू करेंगे और ऑब्वियसली ये सिर्फ उन केसेस में आर्ग्यू कर सकते हैं जहां पे फ्रेश क्लेम होगा। जो जनरल केसेस होंगे उसके अंदर हम आर्टिकल 8 के ऊपर अभी भी आर्ग्यू करते रहेंगे। ओके जी, ये तो जो वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस थी। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे नजर आई, एक केस जो मुझे अभी रिसेंटली नजर आया, जो मैंने देखा, वो केस का नाम है नवीद स्टूडेंट नोटिस ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड फेयरनेस। पाकिस्तान का केस है, 2012 की जजमेंट है, अपर टियर ट्राइब्यूनल की तरफ से जजमेंट है। और इंटरेस्टिंग क्यों है? बिकॉज ये उस तरह की बात है कि जो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करता है। सिचुएशन क्या है, सिनारियो क्या है, मैं वो बताता चलूं, उसके बाद आगे चलते हैं। एक बंदा स्टूडेंट वीजा पे है। अब पहले फॉर एग्जांपल एक पटेल का केस हमने एक दफा डिस्कस किया था, ठाकुर का केस डिस्कस किया था, जिसके अंदर ये फेयरनेस वाले पॉइंट्स उठते हैं। अब एक सिचुएशन है, एक बंदा आता है यहाँ पे, आके स्टूडेंट वीजा पे रहता है, टाइम चल रहा है उसका, अब उसकी एक्सटेंशन की बारी आती है, वो जाता है एक प्रॉपर कॉलेज में एडमिशन लेता है और एक्सटेंशन की एप्लीकेशन डाल देता है विदाउट लीव टू रिमेन एक्सपायरिंग। यानी फॉर एग्जांपल 30 जनवरी को उसकी लीव टू रिमेन एक्सपायर हो रही है, वो उससे पहले 25-26 जनवरी को एप्लीकेशन डाल देता है कॉलेज के साथ एडमिशन लेके। अब कुछ अर्से बाद जाके पता चलता है कि जी कॉलेज बंद हो गया। अब क्या करें जी? सबसे पहले लोग बेचारे भागते फिरते हैं, क्या करें क्या ना करें, उनको समझ कुछ नहीं आ रही होती। इसी असना में, इसी टाइम पीरियड में कॉलेज बंद होने के बाद, अभी उसने दूसरी एडमिशन भी नहीं ली, कॉलेज बंद होने के बाद होम ऑफिस फौरन डिसीजन करता है, इस बेस पे रिफ्यूज कर देता है उसको कि जी आपका कॉलेज बंद हो गया या रजिस्टर से हट गया एंड देयरफॉर आपका कैश लेटर वैलिड नहीं। अब इसके अंदर हमेशा एक पॉइंट ये उठता है कि फेयरनेस वाली बात किधर आती है। उस बंदे ने जब एडमिशन ली, उस बंदे ने जब कॉलेज स्टार्ट किया, उस वक्त सब कुछ ठीक था। अब वो पढ़ता जा रहा है और पता चलता है कि जी कॉलेज को किसी भी वजह से रजिस्टर से हटा दिया गया। वो तो अपनी तरफ से सब कुछ सही कर रहा था, उसकी गलती नहीं कि कॉलेज को रजिस्टर हटाया गया, लेकिन इफेक्ट क्या हुआ कि होम ऑफिस ने जब उसको रिफ्यूज किया तो इस बात पे रिफ्यूज किया कि आपका कॉलेज रजिस्टर पे नहीं था, देयरफॉर यू डू नॉट कंप्लाई विद द रूल्स।
अब इसमें वो फेयरनेस वाली बात आती है, और पटेल में और ठाकर में जो पॉइंट डिस्कस किया गया था, जो सेपकोटा के अंदर भी डिस्कस किया गया था और इनको कोट किया गया था, उसके अंदर यही चीज कही गई थी कि उनको, उन स्टूडेंट्स को जिनके साथ ऐसा होता है, उनको 28 दिन का कम से कम टाइम मिलना चाहिए, या इतना टाइम मिलना चाहिए कि वो किसी और जगह एडमिशन ले सकें और वो एडमिशन लेके और फिर आगे चल सकें। अब इस केस में नवीद में क्या हुआ? नवीद में ये चीज हुई कि एक स्टूडेंट ने अप्लाई किया, उसकी पहले कोर्सेज चलते आ रहे थे, उसने कोर्सेज सारे कंप्लीट किए। अब कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद अब उसने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया। अब ऑब्वियसली होम ऑफिस की जो एप्लीकेशन है स्टूडेंट टियर 4 वाली, वो एप्लीकेशन कोई 39-40 पेजेस की चलती है। उसने सारे क्वेश्चंस आंसर किए, हर जगह उससे पूछा जा रहा है पहले क्या लीव टू रिमेन, ये वो आप जानते हैं जो सारे उसमें सवाल जवाब होते हैं, कभी आप ओवरस्टे हुए, आपके मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट कितनी बनती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारा कुछ सही तरह से बताता गया। उसकी जो लास्ट कोर्स उसने कंप्लीट किया था, उस कोर्स के बारे में कुछ पूछा गया, सिवाय और कुछ नहीं पूछा गया सिवाय डेट्स के, कि कौन सी डेट से कौन सी डेट तक उसका कोर्स था, उसने वो भी बता दिया। अब उसकी बेसिस पे ही वॉज एन एस्टैब्लिश्ड स्टूडेंट, उसने एस्टैब्लिश्ड स्टूडेंट के तौर पे 2 महीने की मेंटेनेंस शो की। अब एस्टैब्लिश्ड स्टूडेंट्स के लिए 2 महीना शो करना होता है, अगर कोई अनएस्टैब्लिश्ड स्टूडेंट होता है या नॉन एस्टैब्लिश्ड स्टूडेंट, जो भी उसको वो कहते हैं, उसके लिए उनको 9 मंथ्स की मेंटेनेंस शो करनी पड़ती है, जो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट जिसके ऊपर आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं, जिसके बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। उसने 2 महीने का कर दिया। अब एप्लीकेशन भेजी गई, होम ऑफिस के केस वर्कर साहब ने उठा के फट जो वो करते हैं, फोन करते हैं, जो भी पता करते हैं, ईमेल्स करते हैं, उन्होंने ईमेल की उसके पुराने कॉलेज को, उनसे पता किया कि जी ये था स्टूडेंट यहाँ पे, सही था सब कुछ, नहीं था सब कुछ। उसने आगे से किसी ने जवाब दे दिया कि ये स्टूडेंट तो था यहाँ पे, लेकिन उसने कॉलेज चेंज कर लिया, उसने कोर्स कंप्लीट नहीं किया। अब इस पॉइंट के ऊपर होम ऑफिस ने, उस केस वर्कर ने उसको रिफ्यूज कर दिया, ये कह के कि आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया, आपने कोर्स का हमें कोई वो जो सर्टिफिकेट वगैरह वो कुछ नहीं दिया, देयरफॉर आप एस्टैब्लिश्ड स्टूडेंट नहीं है। अब अगर आप एस्टैब्लिश्ड स्टूडेंट नहीं हैं तो आपको 9 मंथ्स की मेंटेनेंस शो करनी थी, आपने शो की है 2 महीने की, देयरफॉर आप मेंटेनेंस की बात पे मार खाते हैं आके, एंड देयरफॉर आपको रिफ्यूज किया जा रहा है। अब क्योंकि वो खुशकिस्मत था, उसने एप्लीकेशन लीव टू रिमेन खत्म होने से पहले कर दी थी, तो उसको अपील का राइट मिल गया। अपील में वो गया, अपील में जाके फिर होम ऑफिस ने वही अपनी आर्ग्यूमेंट अपनाई, और वो चलते चलते मामला अब अपर टियर ट्राइब्यूनल में पहुंचा, जहां पे उन्होंने ये फेयरनेस की बात को देखा, और उन्होंने ये कहा कि सोचने वाली बात ये है कि एक बंदा जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा है, क्या उससे कहीं पूछा जा रहा है कि आपने कोर्स कंप्लीट किया? क्या उससे यह पूछा जा रहा है कि आपने सर्टिफिकेट वो साथ लगाना है? नो। अगर वो सब कुछ नहीं पूछा जा रहा है तो आप उससे एक्सपेक्ट क्यों करते हैं कि वो ऑटोमेटिकली लगाए? ये उसी तरह की चीजें हैं जिसके ऊपर बहुत सारी एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशंस रिफ्यूज होती हैं फ्रॉम ओवरसीज, पाकिस्तान से, इंडिया से, दुबई से, एवरीवेयर। अब उसके अंदर क्या होता है, आपने जो चीजें साथ लगाई वो रिफ्यूजल किसी और पॉइंट पे बना के देते हैं कि आपने ये नहीं लगाया, जो कि कभी भी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, या कभी भी जिसकी लिस्ट में या कोई ऐसी चीज थी नहीं जिसके अंदर कहा जाए कि ये चीजें आपने साथ लगानी। सो उस तरह की फेयरनेस वाले पॉइंट के ऊपर इस अपील को कोर्ट ने अलाउ किया है, और उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि उससे पूछा ही नहीं गया तो उसको सर्टिफिकेट साथ लगाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि उससे कहीं पूछा ही नहीं गया कि तुमने कोर्स कंप्लीट किया कि नहीं, उसको यह बताने की क्या जरूरत है कि मैंने कोर्स कंप्लीट किया। उसने एविडेंस देना था, अगर आपने कुछ पूछना है पूछो, अगर वो जवाब देता है और वो जवाब ठीक नहीं तब रिफ्यूज करो, लेकिन अगर आप उससे पूछे बगैर खुद ही कोई इंक्वायरी करके रिफ्यूज करते हो उसको, देन इट्स रॉन्ग। सो इस पॉइंट के ऊपर इसको अलाउ किया गया है। आगे इसको अपील करते हैं नहीं करते आई डोंट नो, लेकिन फिलहाल ये डिसीजन अभी इस वक्त मौजूद है, जो कि अच्छा डिसीजन है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस तरह के मसले पड़े होते हैं और इस तरह की वो सिचुएशन में फंसे होते हैं। पर होपफुली ये पटेल एंड ठाकुर एंड नवीद, ये एक ऐसी स्ट्रिंग ऑफ केसेस बन गया है जहां पे हम फेयरनेस वाला पॉइंट आर्ग्यू कर सकते हैं, बिकॉज अब हम ये कह सकते हैं कि अगर ये सब कुछ ऐसे किया गया विच इज अनफेयर, तो फिर द डिसीजन इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। और जब ये पॉइंट आप लेकर आते तो आपके पास काफी एक जनरल ग्राउंड बन जाता है, जिससे हमने सेपकोटा में देखा था कि उसके अंदर भी इस पॉइंट पे आर्ग्यू किया गया था। एनीवे, काफी बातचीत होगी इसके ऊपर, मेरा ख्याल अब सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अली भाई, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरी वाइफ के बारे में है। वो इधर स्पाउस वीजे पे आई थी अपने एक्स हस्बैंड के साथ, तो उनको 9 मंथ में डिवोर्स हो गया था, 2006 में आई थी। ओके। और फिर
जून 2007, एक 1 ईयर के बाद उन्होंने ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 3 एंड 8 पे एप्लीकेशन की थी। वो रिफ्यूज हो गई थी लिमिटेड राइट ऑफ अपील के साथ। अपील हुई उसी साल में, वो भी डिसमिस हो गई। फिर हाई कोर्ट रिव्यू हुआ, वो रिव्यू रिफ्यूज्ड हो गया। फिर अपील राइट एग्जॉस्ट हो गए उसी साल में, अक्टूबर 2007 में। और फिर उन्होंने लीव कर्टेल विद राइट ऑफ लिमिटेड राइट ऑफ अपील दिया, जो फिर उसी साल में अक्टूबर 2007 में उनके सोलिसिटर ने फर्दर लीव टू रिमेन अप्लाई किया। FLR किया होगा इधर, फर्दर लीव टू रिमेन है जो मेरे पास MP का लेटर, उन्होंने उसमें ब्रीफ लिखा हुआ है। अच्छा, फिर 1 ईयर के बाद उनको डिवोर्स सर्टिफिकेट भी मिल गया और 2008 में उनकी मेरे साथ मैरिज हुई। और मेरा असाइलम ऑलरेडी था, मैं लेगेसी में था। तो फिर मैंने जब लेगेसी क्वेश्चनर फिल किया 2009 में, तो मैंने उनको अपने साथ ही रखा। सारे हम डॉक्यूमेंट साथ लगाते गए जो पूछते गए, पिक्चर्स ये वो। CAU की तरफ से फिर मुझे DLR मिला, लेकिन मेरी वाइफ को उन्होंने कंसीडर नहीं किया। तो अभी रिसेंटली MP के लेटर में उन्होंने बोला कि हमने उनको लेगेसी में कंसीडर नहीं किया और उनकी FLR जो है ना वो पेंडिंग है। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें क्या करना चाहिए? उनको सेपरेट लड़ना चाहिए? क्योंकि मेरे होम ऑफिस रेफरेंस के साथ उनका रेफरेंस आता रहा हर दफा कि वो लिंक है। हाँ, लेकिन एक्चुअली उन्होंने लिंक नहीं किया। उन्होंने पूछा मेरी वाइफ का, यानी जैसे पिक्चर मांगते हैं ना उनके बारे में पूछा, सारा वो मैं सब भेजता बात करते रहते हैं। और उनको भी अभी अबाउट 6 ईयर होने वाले हैं। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? ओके, चलें अब आप और से सुनिए। सबसे पहली बात ये याद रखें कि आपको उन्होंने जिस चीज पे लीव दी है, वो अगर लेगेसी वाला सारा प्रोसेस चल रहा होता तो आपको इंडेफिनिट लीव मिली होती। लेगेसी का प्रोसेस खत्म हो चुका है, जिससे मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि मेरे मुताबिक लेगेसी में लीव नहीं मिल रही अब, लेकिन उसके अलावा वो आपको कंसिडर करते हैं और आपकी ह्यूमन राइट्स पे या आपके लेंथ ऑफ रेजिडेंस इन द यूके पे या आपके स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शंस की बेस पे आपको यहाँ पे स्टेटस दिया जाता है। अब जो पॉइंट है आपका कि आपकी वाइफ आपके साथ डिपेंडेंट थी, आपके साथ कनेक्टेड थी, आपने उनको लिंक्ड रखा और हर रिप्लाई में या हर होम ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस में आपने अपनी वाइफ को साथ रखा। जिस बेस पे मैं कह रहा हूं कि वो आपको शायद उन्होंने कंसिडर ना किया हो आपकी वाइफ को, वो ये है कि जब आपने ओरिजिनली अपना केस डाला था उस वक्त वाइफ आपके साथ डिपेंडेंट नहीं थी। ठीक है, बच्चे बाद में पैदा हों तो वो बाद में डिपेंडेंस बन सकते हैं, वाइफ बाद में आए तो उसको वो आमतौर पर डिपेंडेंट नहीं मानते। सो अब जो करने वाली बात है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये आपको समझना है कि आपको तो DLR मिल गई, यानी आपको डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन इन द यूके मिल गई है। अब आपकी वाइफ जो है उनकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, अभी तक FLR एप्लीकेशन है। अब आपको रिप्रेजेंटेशंस करनी चाहिए उस बेस पे कि उनके जो हस्बैंड हैं उसको यहाँ पे DLR मिल गई है, डिस्क्रिशनरी तौर पे उनको भी कंसिडर किया जाए साथ मिलाने के लिए। जो बेस्ट रिजल्ट उनका निकलेगा वो यही निकलेगा कि उनको भी DLR ही मिलेगी यहाँ पे, और इसमें मिलनी चाहिए। आप लोगों की लाइफ है, फैमिली लाइफ है आपकी, जो आपकी आर्टिकल 8 के अंदर एग्जिस्ट करती है आपकी मैरिज की बेस पे, और उसी बेस पे आपको वो फैमिली लाइफ को एक्सेप्ट करते हुए आप दोनों को यहाँ पे स्टेटस इकट्ठा मिलना चाहिए। अब अगर आपको पहले मिल गया है, उसकी बेस पे आपकी वाइफ का केस ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। एविडेंस सारा साथ लगाइए, फोटोग्राफ साथ लगाइए, इकट्ठे रहने के एविडेंस लगाएं, बिल्स वगैरह होंगे, काउंसिल टैक्स के डॉक्यूमेंट्स होंगे, कोई बैंक स्टेटमेंट्स हों, कोई पे स्लिप्स हो, व्हाटएवर यू हैव, वो सारे को साथ लगाइए और इसके ऊपर फर्दर रिप्रेजेंटेशंस कीजिए जो आपकी FLR एप्लीकेशन के साथ जाके अटैच हो जाए, सो दैट जब उसका डिसीजन किया जाए तो ये डॉक्यूमेंट्स उसके साथ लगे हुए हों और उसके ऊपर बात हो सके। ऑलराइट जी, सो अभी आपको सिर्फ ये करना है कि अपने जो सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारा एविडेंस है, ये इकट्ठा करके ये उस एप्लीकेशन के साथ पहुंचाएं और फिर पुश करें उसको कि वो डिसीजन करें उसके ऊपर। और अगर फिर भी खुदा न खास्ता वो रिफ्यूज करते हैं तो किसी सॉरी, अगर फिर भी रिफ्यूज करते हैं तो किसी खूनखार वकील के साथ राब्ता करें ताकि वो जाके लड़ सके आगे से, क्योंकि आपको फिर प्रॉपर्ली इसके लिए फाइट करना पड़ेगा, अपील का राइट भी लेना पड़ेगा और आगे से इसको प्रॉपर फाइट करें कि जी एक फैमिली लाइफ जब एग्जिस्ट करती है, एक शादी के साथ एग्जिस्ट करती है, चलो ठीक है आपने अपने डिस्क्रिशनरी मेथड्स में उसको लिंक्ड नहीं माना, लेकिन अब सारे सर्कमस्टांसेस को कंसीडर करते हुए हाउ कैन यू नॉट गिव डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन, आपको मिलनी चाहिए उसके अंदर, आपकी वाइफ को लीव मिलनी चाहिए। सो आई वुड सिंपली से कि सारा कुछ साथ लगा के पुश करें कि वो आपके एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन करें। ओके जी, अगली कॉल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा केस रिफ्यूजल हुआ था, उसके बाद मुझे अपील का दी गई और उसमें मुझे अपील अलाउ कर दी गई है। और मैंने ये, मेरा क्वेश्चन ये है कि कितने दिनों के बाद मुझे सिटीजनशिप के लिए और ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए करना पड़ेगा? अच्छा, और ये बताइए आपको इंडेफिनिट लीव मिल गई है?
जी उन्होंने मुझे अलाउ किया, अपील अलाउ की। अपील आपकी अलाउ हुई है किस चीज के लिए? इंडेफिनिट लीव के लिए? जी मेरा जो था वो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए मैंने किया। ओके, किस बेस पे? शादी की बेस पे? नहीं, मैं 14 ईयर के बेस पे। 14 ईयर्स मोर के देन, बेस पे, ठीक है। सो 14 ईयर्स के बेस पे, यानी पैराग्राफ 276 में आपने अप्लाई किया, अपील आपकी अलाउ हो गई। आप अच्छा चलें, ठीक है जी, मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद मैंने ये पूछना चाह रहा हूँ कि अपील अलाउ हो गया तो कितने दिनों में मुझे मेरा पेपर मिलेगा? हाँ, और उसके बाद ये कि मुझे सिटीजनशिप और पासपोर्ट के लिए कब अप्लाई करना पड़ेगा, कितने हफ्ते के बाद? और एक मेरा क्वेश्चन है, मेरी एक जानने वाली है, उनका असालम हुआ था, उन्होंने ये क्वेश्चन किया कि आइल्स जो है पाकिस्तान में स्पाउस के लिए खत्म कर दिया गया है कि अभी है? ओके, चलें मैं बताता हूँ जी। थैंक यू सर। यू आर वेलकम जी। जहां तक तो सिटीजनशिप की बात है जी, आपने 14 ईयर्स की बेस पे अप्लाई किया था, यानी आप कह रहे हैं कि आप यहाँ पे 14 साल से कंटिन्यूसली रह रहे हैं, चाहे लीगल हो या इलीगल हो, डज नॉट मैटर। अगर आपने 14 साल की कंटिन्यूस रेजिडेंसी प्रूव कर दी यूके में, तो उसकी बेस पे पैराग्राफ 276 ऑफ द इमिग्रेशन रूल्स ये कहता है कि आपको यहाँ पे स्टेटस मिल जाना चाहिए, यानी इंडेफिनिट लीव शुड बी ग्रांटेड। अगर आपने कोई और काम ऐसा नहीं किया जिसकी बेस पे आपको रिफ्यूज किया जाए, यानी कोई क्रिमिनल कन्विक्शंस ना हो, कोई डबल आइडेंटिटीज ना हो, एटसेट्रा। अब आप बता रहे हैं कि आपको उन्होंने रिफ्यूज किया, आप अपील में गए, अपील आपकी अलाउ कर दी गई है। अब आई डोंट नो कब आपकी अपील अलाउ की गई है, लेकिन अगर होम ऑफिस ने उसके खिलाफ कोई अपील नहीं की या लीव टू अपील की एप्लीकेशन नहीं डाली, तो फिर आफ्टर 5 डेज आपका डिसीजन फाइनल हो जाता है और उसमें आपको स्टेटस मिलना चाहिए। अब जो स्टेटस आपको मिलेगा वो आपको इंडेफिनिट लीव मिलेगी। इंडेफिनिट लीव जब आपको मिल जाती है, जो नेचुरलाइजेशन के रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि आपने टोटल 5 ईयर्स, जो लास्ट 5 ईयर्स आपके गुजरे हैं, वो यूके में लीगली गुजारे हों। अगर वो आपने लीगली गुजारे और उसके बाद अब इंडेफिनिट लीव मिलने के 1 साल बाद आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब वैसे बंदा अगर 14 ईयर्स की बेस पे अप्लाई करता है, 14 ईयर्स पे उसको इंडेफिनिट लीव मिलती है और वो 1 साल गुजारने के बाद अप्लाई कर देता है कि जी मुझे टोटल 5 ईयर्स से ज़्यादा हो गए यहाँ पे और अब मुझे इंडेफिनिट लीव मिले हुए भी एक साल हो गया है, तो उसमें आपकी वो 5 ईयर्स की लीगल रहने वाली रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। लेकिन ये याद रखें कि मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि हम लोग रूल्स को देख रहे होते हैं और होम ऑफिस कई दफ़ा डिस्क्रिशनरी तौर पे आउटसाइड इमिग्रेशन रूल्स या आउटसाइड देयर ओन पॉलिसी वो आपको स्टेटस अलाउ कर देते हैं या आपको वो एप्लीकेशंस को अलाउ कर देते हैं। रिस्क आपके लिए क्या होगा? अगर आप अभी अप्लाई करते हैं तो वो 837 पाउंड की जो डज पड़ेगी आपको, कि जब आपने एप्लीकेशन के लिए फीस जमा कराई, अगर उसको उन्होंने रिफ्यूज़ किया तो वो रिफ्यूज़ करके सिर्फ आपको बीच में मेरे ख्याल है 80-90 पाउंड वापस करते हैं कि अच्छा जी ये आप वापस ले लें, बाकी पैसे आपके गए क्योंकि हमने आपकी एप्लीकेशन कंसिडर की है। मेरे मुताबिक, रूल्स के मुताबिक जो मैं आपसे कहूँगा वो ये है कि 14 ईयर्स अभी आपको गुजरे हैं, अगर तो लास्ट 5 ईयर्स आपके लीगल गुजरे हैं या लास्ट 4 ईयर्स आपके लीगल गुजरे हैं और अभी 1 साल और आपका लीगल गुजरेगा, तो आप अगले साल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर पिछले 4-5 साल आपके लीगल नहीं गुजरे तो आप उसकी बेस पे अभी नहीं कर सकते, फिर आपका टाइम अभी से शुरू होगा, यानी अभी से आपने 5 ईयर्स कंप्लीट करने होंगे और उसके बाद आप इंडेफिनिट उसके लिए नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी से 5 ईयर्स बाद क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होती हैं, हम अभी ऑब्वियसली नहीं जानते। विल हैव टू सी कि उस वक्त क्या होगा, फिर जो भी होगा उसके मुताबिक बात करेंगे। जहां तक बात है आपका दूसरे सवाल की कि जी आइल्स पाकिस्तान में खत्म कर दिया गया कि नहीं खत्म कर दिया गया, मेरे नॉलेज में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि उसको खत्म कर दिया गया हो। जो लोकल एक हाई कमीशन की तरफ से चीज़ें चलती हैं उसमें वो चेंजेस लाते रहते हैं। हमें वो चीज़ें किसी लॉ के मुताबिक नहीं पता चलती, किसी अनाउंसमेंट के मुताबिक नहीं पता चलती, अक्सर वो चीज़ें हमें इन प्रैक्टिस पता चलती हैं कि जी किसी ने अप्लाई किया और उसको आगे से ये बता दिया गया कि नहीं जी अब हमारी पॉलिसी चेंज हो गई, ये बन गई है, अब इसके मुताबिक फॉलो करो। सो जहाँ तक मुझे पता है अभी वो यही है कि वहाँ पर वो जो टेस्ट होता है जो उन्होंने स्पाउस वीज़ा के लिए मस्ट कर दिया है, वो टेस्ट आपको करना होता है, वो जिस लेवल पे होता है, अगर उसके इक्विवेलेंट पे आपके पास आइल्स का एग्जाम हो, आपने आइल्स का टेस्ट किया हो और वो अभी तक वैलिड हो, देन दैट शुड बी फाइन। उसमें कोई रीजन नहीं है उसको रिफ्यूज करने का, और अगर इसको रिफ्यूज करते हैं तो आई थिंक दैट्स गुड ग्राउंड फॉर अपील, क्योंकि फिर आप अपील में जाके चैलेंज इस चीज को कर सकते हैं कि एक चीज जो गाइडेंस में आती है उसको आप एज अ रूल नहीं बना सकते कि जो पार्लियामेंट की तरफ से अप्रूव किया हुआ हो। सो इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग कि वो खुद अपनी गाइडेंस के मुताबिक चीजें चेंज करते रहें और फिर कहें कि जी अब आपने इसके साथ कंप्लाई नहीं किया, देयरफॉर हम आपको रिफ्यूज कर रहे हैं उसके ऊपर। सो पैनकीना केस जो हम पहले काफ़ी दफ़ा सुन चुके हैं और कर चुके हैं, वो पैनकीना केस के अंदर यही बात कही गई थी कि गाइडेंस इज नॉट द सेम एज इमिग्रेशन रूल्स।
सो अगर गाइडेंस में कोई चेंज की जाती है और उसका कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं किया गया, उसको आप डेफिनेटली चैलेंज कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप जो हाई कमीशन की तरफ से जो आपने एप्लीकेशन जब करनी है वहां से कंफर्मेशन ले लीजिए कि वो क्या चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं और फिर वो चीज उनको दीजिए, उसके मुताबिक चलें। अगर आपके पास कोई और चीज है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आइल्स का टेस्ट किया हुआ और वो कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते, अगर आपका उस लेवल पे है आइल्स का टेस्ट तो बाय ऑल मींस अप्लाई करें। अगर वो रिफ्यूज करते हैं तो अपील में जाएं और अपील में जाकर उसे कोर्ट में चैलेंज करें फिर। सो अगर किसी रूल्स का वो हिस्सा नहीं है, गाइडेंस का हिस्सा है, तो डेफिनेटली आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। ओके नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक की तरफ चलते हैं, थोड़ी देर में वापस आते हैं, फिर बात करते हैं, अपने बाकी सवाल जवाब लेंगे। मिलते हैं थोड़ी सी